वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास से एक महत्वपूर्ण बिंदु अभिलेख के बारे में समझेंगे। देखिए, इससे पहले की वीडियोस अगर आपने देखी हुई तो वहाँ पे आपको पता चला होगा क्लास में कि जो प्राचीन भारत है उसके बारे में जानकारी अभिलेखों के आधार पर प्राप्त होता है और अतिरिक्त कुछ साक्ष्य मिले, जैसे अभिलेख हो गया, मृदभांड हो गया, मूर्ति है, सिक्का है, साहित्यिक साक्ष्य प्राप्त होते, तो वहाँ से उनकी जानकारी प्राप्त होती। तो आज हम लोग अभिलेखों के बारे में समझेंगे कि अभिलेख क्या चीज़ होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, अब अपनी क्लास की ओर आगे बढ़े इससे पहले आपको बता दें साथियों कि अगर आप यूपीपीसीएस 2025 या फिर एलडी ग्रेड टीचर्स या फिर और भी जितने एग्जाम है, जैसे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी हो गया, एसएससी का एग्जाम है, यूपी पुलिस, यूपीएसआई का एग्जाम है, इन सब की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि अभिलेख क्या होता है। अगर अभिलेख की बात करें तो इसका डेफिनेशन आप ये समझ सकते हैं कि किसी भी कठोर पदार्थों पर, जो कठोर पदार्थ होते हैं, कड़क पदार्थ होते हैं, पदार्थों पर उत्कीर्ण किया गया लेख, कोई कठोर पदार्थ है उस पर जो उत्कीर्ण किया गया लेख होता है, इसी को हम लोग अभिलेख कहते हैं। तो डेफिनेशन स्पष्ट हो गया, कोई कठोर पदार्थ है उस पर उत्कीर्ण किया गया लेख अभिलेख कहलाता है। अब कठोर पदार्थ कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे अगर पत्थर पर ये लेख बनाया गया तो इसको कहेंगे प्रस्तर लेख। प्रस्तर लेख मतलब पत्थर पर बनाया गया अभिलेख है, या प्रस्तर अभिलेख भी कहा जा सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि पत्थर पर ही हो, किसी धातु पर हो सकता है। धातु भी एक तरीके का कठोर पदार्थ है। हो सकता है ये लकड़ी पर उकेरा गया लेख हो, तो लकड़ी पर उकेरा गया, उत्कीर्ण किया गया लेख लकड़ी लेख कहलाता है। बर्तन पर भी किया जा सकता है, जैसे आज भी आप देखेंगे मंदिरों में या फिर कहीं दार्शनिक स्थल पर जा रहे हैं, किसी किले में जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको पत्थरों पर कुछ लेख लिखा हुआ दिखाई देता है। अच्छा, आवश्यक नहीं आप वहीं पर जाइए, आज भी ये परंपरा चल रही है। जैसे कोई बंगला बनाए, कोई ऑफिस है, तो देखेंगे कि क्या होता है कि वहाँ पर एक पत्थर पर पूरा लेख लिखा रहता है। ये ऐसा इसलिए होता है ताकि लंबे समय तक सुरक्षित रहे और चीज़ें मिटी नहीं। धातु लेख में मतलब आप देखेंगे धातुओं पर लेख लिखा रहता है। जैसे आप देखिए कोई अंगूठी बनी होती है, रिंग है, कोई हार देखिए तो उस पर क्या होता है, हॉल मार्क लगा होता है, या कई बार नाम भी लिखवा लिया जाता है, तो धातु लेख है। लकड़ी लेख आपने इसको भी कई बार देखा होगा, तो ये होता है लेख या अभिलेख। अब अभिलेख का महत्व क्या था, अगर इसके महत्व की बात किया जाए, मतलब ये क्यों बनाया गया था, तो देखिए सीधी सी बात है, अभिलेखों का महत्व जो है ना, ये उस समय मतलब जिस समय ये अभिलेख बनाया गया था तो उस समय की राजनीतिक दशा क्या थी इसके बारे में हमें पता चलता है। उस समय की सामाजिक स्थिति क्या थी, सामाजिक स्थिति के बारे में पता चलता है। आर्थिक स्थिति के बारे में पता चलता है। साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी उनके बारे में पता चलता है। महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में कैसे पता चलेगा, जैसे समझिए अब किसी राजा ने या फिर किसी व्यक्ति ने अपना अभिलेख लिखवाया, उसमें कोई विशेष आदेश दिया है, तो इससे ये पता चल जाएगा कि उस समय ये काम हुआ करता था, ये चीज़ें चला करती थी। कला, संस्कृति, विज्ञान, इन सब के बारे में पता चलता है। जैसे मान लीजिए कि एक लेख है, उस पर कोई बहुत ही अच्छी डिज़ाइन बनी, तो आपको पता चलेगा कि उस समय की संस्कृति में ये डिज़ाइन चला करती थी। इसके अलावा और भी आप देखेंगे, जैसे कोई लेख है, जैसे आप मौर्य वंश से अशोक के अभिलेख देखेंगे तो राजवंशों की जानकारी मिलती है, क्या उस समय विशेष चल रहा था, ये जानकारी पता चलता है। तो ये इसका महत्व है। अब देखिए इसके प्रकार की बात करें, अभिलेख के प्रकार कितने, तो उद्देश्य के आधार पर देखेंगे। जैसे पहला है राजाज्ञा अभिलेख। राजाज्ञा मतलब राजा का आज्ञा। अब उस समय आज के जैसे ऐसे मोबाइल वाला या नेटवर्क वाला व्यवस्था नहीं था, लेख के माध्यम से अपनी बातों को प्रसारित किया जाता था। अब जैसे राजा को कोई आज्ञा देना तो उसने क्या किया, जगह जगह अभिलेख लगवा दिया। दूसरा, जैसे आप देखिए व्यापार अभिलेख, कोई व्यापार का नियम है तो उसको भी लेख के माध्यम से प्रसारित कर दिया गया। जैसे मान लीजिए कि ये एक बाउंड्री है, अब मतलब ये अलग देश है, आप यहाँ पर प्रवेश करें तो यहाँ पर एक लेख लगा हुआ है, तो आप समझ जाएंगे यहाँ के नियम ये है।
इसके अतिरिक्त जैसे कहीं पर कोई दान दिया गया, अभी भी आप मंदिरों में जाइए, धर्मशालाओं में जाइए, तो वहाँ पर क्या होता है कि भाई किसी व्यक्ति ने कुछ दान किया, जैसे यहाँ तक ऐसा भी होता है कि मंदिर में कोई एक घंटी दान कर रहा है, कोई घंटा दान करता है, तो उसके ऊपर भी अपना नाम उत्कीर्ण करवा देता है, तो ये दान अभिलेख हो गया। तो ये सब चीज़ें यहाँ से पता चलती हैं। देखिए, अब अभिलेख की बात करें तो अभिलेख दो तरीके का हो सकता था। एक सरकारी अभिलेख, सरकारी का मतलब जो राजा के द्वारा या फिर सरकार के द्वारा लगवाया गया। इसका उद्देश्य क्या होता था, जो शासन व्यवस्था है, नियम कानून है, इन सब के बारे में जानकारी देना। सरकारी मतलब क्या कि भाई इस समय का शासन कैसा चल रहा है, ये चीज़ है। उस समय नियम कानून क्या है, ये चीज़ है। तो ये क्या होता है, ये है सरकारी अभिलेख। जैसे सम्राट अशोक के जितने भी अभिलेख हैं, शिलालेख इसमें विशेष तौर पर आते हैं। सम्राट अशोक के जो शिलालेख हैं ये सरकारी अभिलेख में आते हैं। अच्छा, ये प्राइवेट भी हो सकता है, आवश्यक नहीं है कि सरकारी हो, निजी अभिलेख भी हो सकते हैं। निजी अभिलेख की बात करें तो ये निजी व्यक्तियों के द्वारा लगवाया जाता था। जैसे अगर आप विशेष तौर पर इसमें देखेंगे तो जो आपका गरुड़ स्तंभ लेख है, निजी अभिलेख में आप याद रख सकते हैं गरुड़ स्तंभ लेख। ये कैसा लेख है, ये एक तरीके का निजी अभिलेख है। इसे खाम बाबा लेख के नाम से भी जाना जाता है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, खाम बाबा लेख इस नाम से भी जाना जाता है। ये लगवाया किसके द्वारा गया था, तो ये हेलियोडोरस के द्वारा लगवाया गया था। तो कई बार ने इसको हेलियोडोरस का लेख भी कह दिया जाता है, हेलियोडोरस इसने लगवाया था। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि हेलियोडोरस कौन था। तो देखिए, ये एक इंडो ग्रीक था। ये शुंग राजा भागभद्र के दरबार में आया था। भागभद्र के दरबार में आया हुआ ये शुंग राजा थे, उनके दरबार में आया हुआ इंडो ग्रीक था। और ये लेख लगा कहाँ पर है, तो ये लेख लगा है विदिशा, जो कि एमपी में है। इसे वेशनगर के नाम से भी जाना जाता है। भगवान वासुदेव मतलब विष्णु को समर्पित है। तो ये चीज़ आप यहाँ से याद रख सकते हैं। निजी अभिलेख में गरुड़ स्तंभ लेख या इसे खाम बाबा अभिलेख भी कहते हैं। हेलियोडोरस जो कि एक इंडो ग्रीक था, इसने लगवाया था। ये शुंग राजा भागभद्र के दरबार में आया हुआ था। एमपी वेशनगर या विदिशा में ये लगा हुआ है। तो ये चीज़ें आप यहाँ से आसानी से स्पष्ट कर सकते हैं निजी अभिलेख। अब अगर हम लोग बात करें अभिलेखों के साक्ष्यों की कि हमें अभिलेख कहाँ से मिले, कैसे मिले, तो इसमें जो सबसे प्रमुख अभिलेख है बोगस कोई अभिलेख। बोगस कोई अभिलेख, इसके बारे में आपको समझना चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहला है। देखिए, बोगस कोई अभिलेख की बात करें तो ये टर्की जो कि एशिया माइनर है, यहाँ से प्राप्त हुआ है। टर्की, आप इसे एशिया माइनर भी विकल्प में देख सकते हैं, कई बार पेपर में मिलता है। एशिया माइनर यहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक, तो टर्की एशिया माइनर से बोगस कोई अभिलेख प्राप्त हुआ है। ठीक, अच्छा, इसकी खोज किसने किया था, तो खोज किया था 1907 में विंकलर ने। यह भी पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाएगा, खोज किसने किया, 1907 में विंकलर ने इसकी खोज की है। ठीक, टर्की एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है, विंकलर ने इसकी खोज की है। और ये सर्वाधिक पुराना लेख है। सर्वाधिक मतलब जितना अभिलेख प्राप्त हुआ इसमें सर्वाधिक पुराना अभिलेख है। अब जब जो प्राप्त हुआ है सर्वाधिक पुराना में, तो इसका समय भी पूछा जा सकता है कि कब का है, तो ये 1400 BC। BC का मतलब ईसा पूर्व। जैसे BC की बात करें ना, 1400 BC का मतलब पता है, जैसे आज 2025 चल रहा है तो 2025 ऐसे पीछे जाएगा तो कभी ना कभी सन 1 रहा होगा, इससे भी 1400 साल पहले का ये अभिलेख है। ठीक, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब इसमें जिक्र किसका किया गया है, तो इसमें दो कबीले हैं, एक कबीला है हत्ती और दूसरा कबीला है मित्तानी। हत्ती और मित्तानी, इन दोनों कबीलों के बीच में संघर्ष है और उन्हीं के संधि का इसमें जिक्र किया गया। इसमें 4 देवताओं का भी जिक्र मिलता है, तो उन 4 देवताओं का नाम कई बार पूछ लिया जाता है, ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। देखिए, पहले प्रमुख देवता है इंद्र, दूसरे देवता है मित्र, तीसरे इसमें देवता का जिक्र है वरुण, और चौथे जो प्रमुख देवता हैं यहाँ पर है नासती। ये 4 देवताओं का जिक्र मिलता है, इंद्र, मित्र, वरुण और नासती। तो इन सब के बारे में याद रखिएगा। सबसे पुराना अभिलेख है बोगस कोई अभिलेख। इसके बाद अगर और आप अभिलेखों में देखेंगे तो देखिए, इसके बाद एक प्रमुख अभिलेख है कस्सी अभिलेख। यहीं पर मैं लिख दे रहा हूँ, इसको भी आप देख लीजिएगा। कस्सी अभिलेख, कस्सी अभिलेख में क्या जिक्र किया गया, ये बताया गया कि आर्यों की एक शाखा पूर्व की ओर, पूर्व मतलब देखिए अगर पश्चिम से आप आएंगे, पूर्व मतलब भारत, आर्यों की एक शाखा पूर्व की ओर मतलब भारत की ओर प्रस्थान करती है। इसका जिक्र कस्सी अभिलेख में मिलता है। ठीक, इतना हो गया, बोगस कोई कस्सी, 2 अभिलेख स्पष्ट हो गए। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, दिया क्या है आपको समझते हैं। देखिए, भारत पर आक्रमण जो हुआ है सिंधु घाटी के क्षेत्र में, इसको जीतने का जो प्रयास किया है, ये सबसे पहले जो विदेशी आक्रमण किया गया था ये डेरियस ने किया था। डेरियस प्रथम, जिसे कि दारा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। डेरियस प्रथम
या फिर इसे दारा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। तो इसने क्या किया था, इसने इसके कुछ अभिलेख हैं जो प्राप्त होते हैं। ये अभिलेख 500 BC के हैं, है ना। ये भारत में जो सिंधु घाटी उसको जीतने का प्रयास किया था। तो इसके अभिलेख विशेष तौर पर कहाँ से मिले, जैसे पारसी पोलिस है, ये ईरान से प्राप्त हुए पारसी पोलिस लेख। इसमें ये जिक्र मिलता है कि भारत या फिर सिंध क्षेत्र को जीतने का प्रयास किया गया। इसके बाद बेहुस्तिन अभिलेख है। ये सब बस आपको याद रखना है, ये सीधा सीधा ये पूछेगा कि अभिलेख कहाँ पर है, बेहुस्तिन अभिलेख है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे नक्शे रुस्तम है, ये सब कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये सब ईरान से प्राप्त हुआ है। ये चीज़ें स्पष्ट हो गया। अब भारत की बात करें, ये तो हमने ऐसे विश्व की बात की, पहले कहाँ से मिला, टर्की से मिला, है ना। फिर कस्सी अभिलेख मिला और फिर डेरियस, ये सब डेरियस के जो अभिलेख है ये सब ईरान से प्राप्त हुए। तो अभी भारत में तो नहीं मिले। अब अगर हम भारत की दृष्टि से बात करें, भारत में सबसे पुराना अभिलेख कहाँ से मिला है, तो देखिए सैंधव सभ्यता का अभिलेख है जो कि अभी तक पढ़ा ही नहीं जा सका है। सैंधव सभ्यता का लेख है जो कि अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। ये भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख मिलता है। अब कौन से अभिलेख को पढ़ा जा चुका है उसकी बात किया जाए तो जो अभिलेख अब तक पढ़ा जा चुका है भाई वो मतलब अशोक के अभिलेख है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी कुछ और चीज़ों के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं जो पॉइंट पेपर में बन सकता है। जैसे प्राचीनतम लेखों में अगर देखें तो 300 BC से एक अभिलेख मिला है, 300 BC या 3वीं शताब्दी मतलब कहा जाता है, 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व ये भी कह सकते हैं। एक है पिपरहवा अभिलेख या पिपरहवा स्तूप के नाम से भी इसे जाना जाता है, पिपरहवा। ये पॉइंट कई बार बनता है ना कि ये कहाँ से मिला है, पिपरहवा स्तूप। इसी को कलश लेख के नाम से भी जाना जाता है, कलश लेख। तो पिपरहवा स्तूप या फिर कलश लेख, इसकी जो प्राप्ति हुई है ये सिद्धार्थ नगर यूपी से हुआ। ये पॉइंट आपको याद रखना है, सिद्धार्थ नगर यूपी यहाँ से मिला हुआ है। इसमें गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक। इसके बाद देखिए चंद्रगुप्त के अभिलेख की अगर बात करें तो चंद्रगुप्त के कुछ प्रमुख अभिलेख है, जैसे सोहगौरा। ये जो सोहगौरा अभिलेख है ये गोरखपुर से मिला है, ये भी यूपी में सोहगौरा, गोरखपुर। अभी गोरखपुर की बात करें तो भाई बाबा योगी आदित्यनाथ यहीं से है ना, तो ये मतलब प्रसिद्ध है। इसके बाद एक महास्थान अभिलेख, देखिए महास्थान अभिलेख ये मिला है बांग्लादेश, जो कि वर्तमान में मतलब ढाका स्थान से मिला है। अब देखिए जैसे ये पता चला ना महास्थान पे चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख हैं, मतलब इनका शासन ढाका महास्थान तक रहा होगा। अब इन दोनों अभिलेख में जो सोहगौरा है और महास्थान है, इसमें प्रजा को राहत सामग्री देते हैं, इसका जिक्र किया गया। तो दोस्तों ये अभिलेखों के बारे में हम लोगों ने इतना समझ लिया। अब अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे सम्राट अशोक के अभिलेख। अब सम्राट अशोक की बात करें तो उनके अभिलेख मिलते हैं। अभिलेख कई प्रकार के होते हैं। सम्राट अशोक की अगर बात करें, जैसे उन्होंने शिलालेख के, उनके शिलालेख हैं, उनके स्तंभ लेख, उनके गुहा लेख है, मतलब रॉक एडिक्ट्स है, पिलर एडिक्ट्स है, क्यों एडिक्ट्स है। तो इन सब के बारे में अगली क्लास में समझेंगे। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है इसका थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले अगर अभिलेख की बात करें, अभिलेख क्या है, कठोर पदार्थों पर जो उत्कीर्ण किया गया, उकेरा गया लेख होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे अभिलेख कहते हैं, ठीक। इसके बाद ये प्रस्तर मतलब पत्थर पर हो सकते हैं, धातु पर हो सकता है, लकड़ी पर हो सकता है, बर्तन पर भी हो सकता है, कठोर पदार्थ कुछ भी है। इससे राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक जानकारी के बारे में पता चलता है, महत्वपूर्ण दिनांक के बारे में पता चलता है, उस समय की जो विशेष घटनाएं हुई थी उसके बारे में भी पता चलता है। देखिए ये विशेष प्रकार के, राजाज्ञा, राजा का आज्ञा है, मतलब इसको प्रसारित करने के लिए अभिलेख लगवा दिया गया, व्यापार के लिए लगवा दिया गया, दान के लिए लगवा दिया गया। ये आज भी ये स्वरूप आप देख सकते हैं। जैसे आज भी कोई सड़क बनाए तो आप देखेंगे वहां पर पत्थर का शिलालेख लगा होता है, मतलब वहां पे एक अभिलेख लग जाता है, ठीक। मंदिर में किसी ने दान दिया है या कोई मकान कमरा बनाए, कोई आवास है, तो उसके ऊपर आप देख सकते हैं। अब ये सरकारी अभिलेख जो होगा इसमें नियम, शासन, इन सब के बारे में बात होगी। जैसे सम्राट अशोक के जो अभिलेख है। निजी अभिलेख, इसमें गरुड़ स्तंभ अभिलेख, जिसे खाम बाबा या हेलियोडोरस का अभिलेख भी कहते हैं। ये इंडो ग्रीक व्यक्ति था जो कि भागभद्र शुंग राजा के दरबार में आया था। यम्पी वेसनगर विदिशा में है। इसके बाद देखिए बोगस गोई अभिलेख, ये एशिया माइनर जो कि टर्की यहाँ से प्राप्त हुए, सबसे प्राचीन अभिलेख है। 1907 में इसकी खोज किया था विंकलर ने। ये 1400 BC का अभिलेख है। इसमें जो जिक्र किया गया, हत्ती और मितानी दो कबीले हैं, इन दोनों कबीलों के बीच संधि का जिक्र किया गया। 4 देवताओं के बारे में बताया गया, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। इसके बाद कस्य अभिलेख, ये बताया गया कि कुछ आर्य पूर्व की ओर मतलब भारत में प्रस्थान करते हैं। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो डेरियस प्रथम जो कि दारा प्रथम, ये भारत पर पहला आक्रमणकारी माना जाता है।
इसके अभिलेख ईरान से प्राप्त हुए। पारसी पोलिस, बेहबुस्तीन, नक्शे रुस्तम, ये सब ईरान से मिले। और सैंधव सभ्यता के अभिलेख भारत में सबसे प्राचीन है, जो 300 BC के, इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सके। पिपराहुआ स्तूप, जिसे कलश लेक भी कहते हैं, सिद्धार्थनगर यूपी से प्राप्त हुए। गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। सोहगौरा गोरखपुर से, महास्थान ढाका से। चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख है और इसमें प्रजा को राहत सामग्री बांटने का वर्णन किया गया। तो दोस्तों, इस प्रकार की वीडियोज आपको लगातार मिलती रहेगी, बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप UPPCS या फिर 2026 की ROE की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको क्या करना है, नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं या फिर ये नंबर यही है 7523864455, ये नंबर है। इसके अतिरिक्त ये नीचे जितने नंबर दिख रहे हैं, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं।